हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस एड। मैं हूं सुमिन शेखावत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह हमारे इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, किस तरीके से लोगों में एक जो है कॉमन आइडेंटिटी आने की बात होती है, कॉमन बिलोंगिंगनेस की बात आती है, और जहाँ पे उनको लगना लगता है कि हाँ हमें एज ए इंडियन अब परफॉर्म करना है, ना कि किसी कास्ट वाइज हमें परफॉर्म करना है, हमें हमारे इंडिया को एक नेशन स्टेट बनाना है। और एक बात कही जाए तो इंडिया हमेशा से एक नेशन ही था, बट हम लोग बात करें उस टाइम में ब्रिटिशर्स जो है हम पे रूल कर रहे थे, हम कॉलोनाइज थे, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म आता है, कौन कौन से ऐसे हमारे लीडर्स रहते हैं जो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा का पूरा समझेंगे। हम लोग जो है यहाँ पे जो महात्मा गांधी के एडवेंट से शुरू होंगे और हम लोग जब इंडिपेंडेंस हमें मिलती है तब तक हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा पूरा हम महात्मा गांधी का रोल जो है वो हम इसमें करेंगे कि सत्याग्रह कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ उन्होंने किए हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट थे जो हमारे लिए नेगेटिव थे, वो सारी की सारी चैप्टर जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन से नेशनल मूवमेंट्स हुए थे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम जब हमारे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जो टॉपिक मिलता है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये जो है ये दो टॉपिक हमें सामने दिखाई देते हैं। तो पहला टॉपिक उठा लेते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने कहा जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है, ठीक है। तो 1914 से लेकर 1918 तक अगर हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है हमने कहा दो पार्टीज के बीच में हुआ था, दो हमने कहा पावर्स के बीच में होता है। एक तरफ होती है अलाइड पावर्स और एक तरफ होती है सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स के अंदर जो थे हमारे सारे के सारे वो है ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया, ये कंट्रीज रहती है। और जो सेंट्रल पावर्स होती है उसके अंदर हमारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर वाली टर्की रहती है। अब ये पूरा का पूरा सीन चल रहा है, यहाँ पे दो जो है पावर्स आपस में लड़ रही है। तो हमने कहा कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। इंडिया जो हम लोग बात करते हैं 1914 में तो हम तो कॉलोनी थे, तो हमने इंडिया क्या हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था? हाँ हमने किया था, क्योंकि हम किसकी, हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की तरफ से हम लड़े थे, हमने एज ए इंडिया वहां पे नहीं थे, हम वहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनी के रूम में वहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि उनको तो जो है जहाँ कॉलोनीज थी वहाँ से वो लोग जो है हमने कहा कि जो भी वॉर का एक्सपेंडिचर है वो वहाँ से ले रहे थे। दूसरी चीज़ है ज़बरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था हमारे आस के जो लोग थे उनको, ताकि फोर्स में हमें मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, तो वो यहाँ से इंडिया से सोल्जर्स वगैरह लेके जा रहे थे। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो हम इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट डाला था, ठीक है। तो ये चैप्टर में ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हम पढ़ेंगे इंडिया के ऊपर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमें देखने को लिए मिल रहा था। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमने जब इसका जो चैप्टर फर्स्ट है नेशनलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा कि यूरोप में कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वहाँ पे नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी है। वो सब लोग एक नेशन स्टेट बनने की तैयारी में थे, कुछ एक बन चुके थे, कुछ बनने की तैयारी में है। तो मतलब प्रोसीजर वहाँ पे जो है नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है। अब जो वो नेशनलिज्म है तो हम कह रहे हैं हम वहाँ की कॉलोनी है ब्रिटेन की, तो वो नेशनलिज्म की कुछ चीज़ें हमें भी सुनाई देती है कि हाँ यूरोप में इस तरह नेशनलिज्म हो रहा है, वहाँ पे जो है इस तरीके से जो है नए नए नेशन स्टेट्स बन रहे हैं, लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ रही है, न्यू सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, आइकन्स आ रहे हैं। हमने पूरे फर्स्ट चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ी है कि किस तरीके से जो है लोगों को रोमांटिसिज्म के थ्रू जो है नेशनलिज्म की तरफ जो फॉरवर्ड किया जा रहा था। न्यू सॉन्ग्स थे वो हमने पढ़ा था, न्यू हिम्स एंड सॉन्ग्स कंपोज, ये सब पढ़ा था ना हमने। तो इस तरीके से हमने देखा कि बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, अब हर चीज़ जो है हो रही थी, रीडिफाइन हो रही थी सारी की सारी बाउंड्रीज जो वहाँ की कम्युनिटीज़ की थी। अब ये देखिए ये हम सीन पढ़ रहे हैं यूरोप का। तो हमने कहा मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी है यूरोप के अंदर, वहाँ पे हमने कहा ये सब चीज़ें हो रही है, नेशन स्टेट्स बन रहे हैं। अब हमने कहा इन इंडिया एज इन हम Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. अब हम कह रहे हैं हमारे तो भाई हम तो अपने हमेशा से एक नेशन स्टेट है, हमारे यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है, हम कॉलोनियल रूल में है, तो हम क्या है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं
कि हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं वो हम लोग उसको हटाना चाह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी नेशनलिज्म की शुरुआत हो रही है। हमें भी जो नेशनलिज्म का एक जो तरीका समझ में आ रहा है कि हाँ नेशनलिज्म इस तरीके से होगा। तो ये चीज़ें हो रही है कि इंडिया में अब एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट है स्टार्ट हुआ है। कॉलोनियलिज्म मतलब आपको पता ही है, जब हम मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेती है तो उसको कॉलोनियल जो हमने कहा कॉलोनिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी। आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मैंने आपको कहा कि सारा का सारा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो इंडिया से लिया जा रहा है। किस तरीके से? हमारे यहाँ के जो भी क्रॉप्स वगैरह है, खाना वगैरह है, जो वहाँ के सोल्जर्स के लिए भेजा जा रहा था, वॉर जो है लोन्स वगैरह लिए जा रहे थे। अब इसे कहा गया क्योंकि अब ये ब्रिटेन जो है लोन्स ले रहा है, ठीक है, अब ये ब्रिटेन क्या कर रहा है, वॉर लोन्स ले रहा है, ठीक है, और अब वो वॉर लोन्स जो है कहाँ से चुकाए जाएंगे, ये हम पे ही इंटेक्ट जो है ये क्या करेंगे, टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे। इनके पास ऐसा तो है नहीं कि मेहनत मजदूरी करके टैक्सेस चुकाएंगे, नहीं, ये क्या करेंगे, कॉलोनीज के ऊपर क्या करेंगे, और ज्यादा टैक्सेस बढ़ाएंगे, और वो टैक्सेस वो लोग हमसे लेंगे और वो वॉर लोन्स वगैरह चुकाएंगे। यहाँ पे ये चीज हो रहा है। तो हमारे ऊपर तो मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। हमारे एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ द जो हमारी क्रॉप है वो सारी सारी कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स हैं उनके लिए। और दूसरी चीज आप देखोगे वॉर लोन्स भी हम ही चुका रहे हैं, क्योंकि हम पे वो लोग टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज जो है उन्होंने बढ़ा दिए, इनकम टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया है, तो और जिससे क्या हो सके कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू उन लोगों को मिल सके। अब देखिए वॉर हो रही है तो पैसा तो चाहिए, पैसा वो लोग कहाँ से लाएंगे, वो कॉलोनीज के थ्रू ही लाएंगे। तो उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर वगैरह वो फूड वो लोग वहाँ सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा वॉर लोन्स की भी उनको जरूरत पड़ रही है और आर्म्स एम्यूनिशन की जरूरत हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया में या अदर कॉलोनीज जो है वहाँ पे टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जा रही है, हमने कहा इनकम टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जिससे उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो सके। एक्स्ट्रा रेवेन्यू से वो क्या करेंगे, जो उनका वॉर टैक्स जो है लोन्स है उनको हटाएंगे, मतलब चुकाएंगे। आगे हम देखेंगे अब क्योंकि हम पे लग रहे हैं भैया बहुत सारे टैक्सेस, हमारे ऊपर लग रही है बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज वगैरह, तो अब एक चीज देखोगे हर चीज के जो प्राइजेस है ना वो बढ़ जाएंगे वॉर के, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग किसमें इंगेज हैं, वो सारे के सारे इंगेज हैं वहाँ पे वर्ल्ड वॉर में। तो हमारे यहाँ के जो है सोल्जर्स को वहाँ पे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, जो भी खाना वाना हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे हो रहा है, वो मोस्टली जो है सेना के लिए भेजा जा रहा है वहाँ पे। अब चीजें क्या होने लगी, क्योंकि अब हर चीज के प्राइजेस बढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होता रहे, अब हम लोग एक एस्टिमेट देखते हैं तो उसमें देखते हैं 1918 आते आते क्या हुआ, हर प्राइस जो चीज का जैसे 10 रुपए था ना तो उसका 20 रुपए हो गया। तो मतलब हर चीज के प्राइसेस जो है डबल हो चुके थे। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 1913 से लेकर आप 1918 के बीच में जब कैलकुलेशंस देखते हो तो वहां देखते हो हर चीज का प्राइस जो है डबल हो चुका है। और ये देखिए अब ये जो हाई क्लासेस हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको भी इफेक्ट कर रही थी, बट ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी, वो ज्यादा लोग प्रॉब्लम आ रही थी कॉमन पीपल्स को, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए, ऊपर से इतने सारे टैक्सेस उनके ऊपर लगाए जा रहे, तो उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा जो है हम लोग देखेंगे ना कि वो ज्यादा सफर कर रहे थे। सबसे ज्यादा सफरर्स अगर हम लोग मानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तो ये कॉमन पीपल थे। ये यहाँ तक हो गया। फिर हमने कहा वो जबरदस्ती जो है आर्मी के अंदर रिक्रूट कर रहे थे उन लोगों को, जबरदस्ती जो है हमारे यहाँ के गांव के लोगों को बोला जा रहा था, जबरदस्ती उनको आर्मी में भर्ती किया जा रहा था ताकि उनके जो है आर्मी में लोगों की कमी ना हो। अब यहाँ की क्या होने लगे, अब आपको जबरदस्ती कोई कहेगा चलो वहाँ पे तुम्हें आर्मी में जाना है, और आर्मी में उस टाइम में था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इट मीन्स है कि जो है कभी भी मरने के चांसेस हो सकते हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा था कि कोई नहीं जाना चाहता है वॉर के लिए, तो भी उनको जबरदस्ती वहाँ पे धक्के देके भेजा जा रहा था। अब इतना ही नहीं था, और ऊपर से ये सब तो जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ कर रहे थे वो है, और जो सबसे जो हमारी किस्मत थी वो भी उस टाइम में प्रॉब्लम दे रही थी। क्रॉप फेलियर हो जाता है, क्रॉप फेलियर हो गया तो यानी कि क्रॉप जो है हम लोग कह रहे हैं जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो तो जा रहा है वॉर्स, वहाँ पे सप्लाई हो जाता है। फिर उसके बाद में क्रॉप फेलियर से हमारे यहाँ पे जो है भुखमरी वाली कंडीशन आ जाती है। अब जब चीजें कम है, प्रोडक्शन कम है, तो प्राइसेस ऑब्वियस है हाई होने ही होने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होने लगा, हमेशा जो हमने कहा क्रॉप फेलियर हो गई, फूड शॉर्टेज हो गया, फूड शॉर्टेज भी हो गई और उससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और एक और रही सही बीमारी हमारे लिए नई तैयार है, वो है हमारा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। फिर वहाँ पे एक महामारी फैल जाती है, इससे लोगों की जिंदगी और बेहाल हो जाती है। अभी हमने देखा है रिसेंट में जो कोरोना गया था, उस टाइम में जब इस तरह का एपिडेमिक आता है तो लाइफस्टाइल कितनी मतलब हर तरह से इकोनॉमिकली, सोशली, आप हर तरीके से देखिए तो इफेक्ट होती ही होती है। तो उस तरीके से वहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। तो हमने देखा वॉर हो रहा है, वॉर की वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा है।
लोगों को ज़बरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा है कि आर्मी के अंदर, फिर उनको बाद में जो है उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में हमारी किस्मत भी धोखा दे जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, और साथ ही साथ एक एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा है जो वो भी वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। अब हम लोग अगर 1921 के सेंसस अगर हम लोग देखते हैं, टैली करते हैं, तो वहाँ से बताया जाता है कि 12 से लेकर 13 मिलियन लोग जो है ना इस एपिडेमिक की वजह से जो है मारे जाते हैं। तो अब सोच लो कितनी बड़ी महामारी आई थी उस टाइम में। अब हम लोग बात करते हैं, अब 1999 आते आते जो है हम देखते हैं जब वॉर के एंडिंग हो चुकी है, उसके बाद में आप लोग क्या देखोगे, एक अलग ही तरह की इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल मतलब हमारे सामने जो है सिचुएशन आ जाती है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इकोनॉमिक तो देखिए क्या है, एक लंबे टाइम से हमने कहा वॉर है, फिर दूसरी चीज हमारे साथ में क्रॉप फेलियर हो गया, तीसरी चीज हमने कहा साथ ही साथ में हमने देखा कि एक जो है एपिडेमिक भी आ गई। तो इतनी महामारी जो है हमारे ऊपर, इतनी चारों तरफ की मार हमारे ऊपर पड़ चुकी है, तो इसलिए जो है एक सिचुएशन तो वर्स्ट होनी थी, तो एक नए तरह की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। लेकिन लोग क्या सोच रहे थे, ये शायद अभी अभी के लिए है, जब हम यहाँ पे वॉर शांत हो जाएगा तब हमारी लाइफ भी सबकी बढ़िया हो जाएगी, हम लोग सब शांति से रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हुए थे जो इसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा भोगना पड़ा, तो वो मैंने मेनली आपको चीज़ें सारी की सारी समझा दी थी, बट ये ड्यूरिंग द वॉर थी। अब आफ्टर वॉर क्या है वो चीज़ें हम लोग अब देखेंगे, क्या उनकी लाइफ जो है सच में चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि ऐसा दिन आएगा हमारी जो है वॉर खत्म होने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है, उनकी प्रॉब्लम जो है एज इट इज़ बनी ही रहती है। अब जो है, अब जब ऐसी सिचुएशन है कि उनको वॉर के टाइम में भी बहुत उनको चीज़ें सहन करनी पड़ी, फिर उसके बाद में आफ्टर वॉर भी उनकी लाइफ अगर सही नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने क्या किया, अब उनके मन में धीरे 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 ब्रिटिशर्स को लेके गुस्सा है ना जो, वो अब नफरत का रूप लेने लग गया था। अब वो साफ कह दिया था उन्होंने कि अब हमें इन ब्रिटिशर्स से आज़ाद होना है, हमें इनसे मुक्ति मिलनी ही चाहिए, ठीक है उन्होंने। तो अब जब ये एक फीलिंग आ गई है कि टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो ऐसे में जब लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, फिर मैंने कहा कि जिस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन था, या हमने कहा यूरोपियन कंट्रीज में रेवोल्यूशंस हो रहे थे, उनमें एक चीज़ देखी आपने, कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं और वो जो है वहाँ पे आज़ादी की तरफ उनको लेके जाते हैं। तो सेम हमारे इंडिया में भी महात्मा गांधी की तरह ही बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए थे जिन्होंने बहुत सारा जो हमने कहा कि इंडिपेंडेंस जो है स्ट्रगल हमारे लिए करा था, और हमें जो है मतलब एक नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर दबी हुई थी ना, उसको उन्होंने बहुत बुरी मतलब बोलते हैं ना पूरी ओपनली बाहर लेके आए, इंटेंसिफाइड कर दिया था उसको, और लोगों के अंदर लोगों को समझाया कि हाँ ये पॉसिबल है, जो आप अपने मन में सोच रहे हो वो पॉसिबल है। क्योंकि हमें तो पहले लगता था ब्रिटिशर्स ऐसी चीज है जिसको कभी हराया नहीं जा सकता है। अब हमने कहा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह इट मीन्स ये दो वर्ड से बना है, सत्य प्लस आग्रह। तो मतलब सत्य के लिए हमें आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करनी है, वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, नॉन वायलेंटिंग फॉर्म में हमें क्या करना है, अपनी बातें वहाँ पे रखनी है। तो हमने कहा कि अभी जो हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका गए हुए थे, वो वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। फिर हमने कहा जब वहाँ पे आपने सुना है कि वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा था, अपार्थाइड बहुत ज़्यादा था, तो उसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो लोग जो है मतलब रैलीज वगैरह पेटिशंस के थ्रू जो है ब्लैक्स वो वाइट्स जो थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और वहाँ पे सक्सेसफुल भी रहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, ये मतलब जो इनका सत्याग्रह मूवमेंट था वो सक्सेसफुल रहता है। उसी को देखते हुए क्या है, महात्मा गांधी जब इंडिया आते हैं 1915 में, फिर वो आके वो चीज़ें सब जो उन्होंने वहाँ पे साउथ अफ्रीका में की थी वो सब इंडिया में भी स्टार्ट करते हैं। वो जो है लोगों को कहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ सत्य की जो पावर है, मतलब जो ट्रुथ है उसके बारे में सोचना है, और उस ट्रुथ के सर्च में हमें निकलना है कि हमें कैसे लेके आना, लेकिन हमें ध्यान रखना किसी भी फॉर्म में हमें वायलेंस का सहारा नहीं लेना है। ये बात महात्मा गांधी जी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पीपल कैन विन अ बैटल विथ नॉन वायलेंस विच विल यूनाइट ऑल इंडियंस। उन्होंने कहा कि हम जो है इस बैटल को हम बिना वायलेंस के भी जीत सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारे जो इंडिया है उसमें यूनिटी आएगी। अब उन्होंने कहा, उन्होंने जो सत्याग्रह थे उन्होंने अलग अलग जगह स्टार्ट किया। पहला उन्होंने 1917 में किया था, वो चंपारण बिहार के अंदर, ठीक है।
चंपारण बिहार के अंदर क्या था कि जो यहाँ के मतलब पीजेंट्स थे उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि आपको जो है अपने फील्ड्स के अंदर जो है इंडिगो ही उगाना है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ के जो आपको पता है कि इंडिगो अगर उगती है तो उससे फर्टिलिटी खत्म होती है उसकी, तो वहाँ पे जो लोग अपने ग्रेन्स ना उगाकर जबरदस्ती उनको इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो उगाना है। तो उन्होंने क्या है उन पीजेंट्स के साथ मिलकर वहाँ पे एक सत्याग्रह करते हैं जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। अब यही चीज फर्स्ट उन्होंने 1917 में करा, उसी तरीके से उन्होंने एक और करते हैं वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर, ठीक है। ऐसा ही सेम चीज वहाँ पे भी वो करते हैं, पीजेंट्स के ऊपर जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह है उनका ऑपरेसिव उनको हटाने के लिए वो लोग खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर भी एक ऐसा ही सेम सत्याग्रह करते हैं। फिर 1918 के अंदर जो है गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद मिल वर्कर्स के पास में और वहाँ पे एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी बहुत सारी मतलब डिमांड्स थी कि उनको वेजेस सही नहीं दिए जा रहे हैं, उनसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करवाया जा रहा है। सब चीज़ों के खिलाफ जो है गांधी जी उनके साथ मिलके जो है ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और मतलब ये सब सक्सेसफुल भी रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो एक सत्याग्रह का आइडिया था, अब धीरे धीरे गांधी जी जो है हमारे इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि अहिंसा का साथ लेते हुए हम लोग जो है हम इस जंग को जीत जाएंगे, ठीक है। तो इसी की शुरुआत में उन्होंने 3 कर दिए, 3 सत्याग्रह हो चुके हैं, पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में और तीसरा अहमदाबाद मिल वर्कर के साथ में। अब एक चीज आती है द रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है हम लोग बात करते हैं, ये जो रॉलेट एक्ट था ये ब्रिटिशर्स ने पास किया था। ये इसमें क्या होता था, ये किसी भी मतलब ऐसे किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर ले सकते थे जिनके ऊपर उनको यूँ हो कि ये मतलब एक मतलब शक के आधार पर ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और बिना किसी ट्रायल के उनको 2 साल की सजा में भेज दिया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट। क्योंकि क्या हो रहा था जब मतलब वॉर चल रही थी, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, उस टाइम में क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि इस तरीके से ये जो सत्याग्रह वगैरह हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर हम तो वहाँ पे इंगेज है सारे के सारे, अगर इंडियंस ने इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे करी तो उसमें क्या होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ संभालेंगे, हमें वहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी देखना है जहाँ पे सारे के सारा वर्ल्ड लड़ रहा है और इधर इंडियंस हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट पास कर दिया था जिसके अंदर साफ लिखा गया था कि अगर कोई भी उनके खिलाफ मतलब ऐसे मतलब जो होता है ना मतलब यूँ है कि अगर एक्टिविटी कुछ ऐसी करता हुआ मिलता है तो बिना किसी ट्रायल के उसको 2 साल के लिए प्रिजन में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं 1999 में जो है 1919 में महात्मा गांधी लॉन्च द नेशनलिस्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। तो मैंने बता दिया आपको रॉलेट एक्ट क्या था, जो मतलब इस एक्ट के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट के पास में इनॉर्मस पावर आ गई थी, किसलिए कि वो कोई भी ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है तो उसके बारे में जो है ब्रिटिशर्स के पास में ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए उसमें जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से चीज़ें होगी तो फिर क्या होगा, धीरे 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 सब लोग ये नेशनलिज्म फीलिंग जो है धीरे धीरे फैलने लग जाएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए जो है रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। अब 90 एक बार जो है हम कहते हैं अप्रैल 10 जो था 1919 वाला टाइम, वहाँ पे क्या होता है कुछ ऐसे ही एक जो है हमने कहा कि पीसफुल प्रोसेशन निकल रहा था, रैली टाइप की निकल रही थी, शांतिपूर्ण तरीके था, किसी तरह का कोई भी वहाँ पे हम देखते ना कि किसी भी तरह की कोई वायलेंस वगैरह है या किसी भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वहाँ पे जो है फायरिंग करवा दी जाती है। तो इसको देखते हुए क्या होता है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवेज पे, सब पे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पीसफुली प्रोसेशन कर रहे थे, ब्रिटिशर ने उनके ऊपर क्या फायरिंग करवा दी थी। अब इसका गुस्सा लोगों में फूट पड़ता है और वो जो है जितने भी गवर्नमेंट ये बैंक्स वगैरह, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन वगैरह सब होते हैं ना, सबके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, आग लगाने शुरू कर देते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब चीज देख के जो है ब्रिटिशर्स जो है मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ मतलब आर्मी लॉ कर देते हैं कि कोई भी ऐसा कुछ भी एक्टिविटी होगी तो सीधे उनको सजा दी जाएगी, और इसका कमांडर बनाया जाता है जनरल डायर को। जनरल डायर को वहाँ का बना दिया गया कि अब भाई ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, कोई गैदरिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई आर्म्स वगैरह नहीं रख सकते, सब चीज़ें उन्होंने कही। फिर क्या होता है 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन कुछ लोग जो है जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर इकट्ठे होते हैं, नॉर्मल शांतिपूर्ण तरीके से एक बैठक चल रही है, कोई किसी तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है। अचानक से क्या होता है, जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर आ जाता है, चारों तरफ की गेट वेट बंद करा देता है और लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है।
मतलब ये ऐसा मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई इधर कूद रहा है, कोई इधर कूद रहा है। मतलब आप वहाँ पे मतलब लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं तक में कूद रहे थे। मतलब ये सारी की सारी यहाँ पे चीजें हो रही थी। अब यहाँ पे मतलब ये सिचुएशन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने जलियांवाला बाग जो हिस्टोरिकल प्लेस है हमारा, अगर आपने देखा होगा तो कुआं वगैरह अभी तक वैसे वैसे हैं, जहाँ पे वो फायरिंग के अभी भी आपको निशान वहाँ पे दीवारों पे देखने को मिलेंगे। तो मतलब बिना किसी बात पे लोग वहाँ पे लोगों को, इतने लोगों को मतलब मारा गया था, और मतलब सब रास्ते बंद कर दिए, कोई वहां से बच के भाग ना सके। मतलब एक्चुअल में क्या था ना कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि लोगों के अंदर एक इतना डर पैदा कर दो ताकि वो आगे कोई ऐसी एक्टिविटी करे ही ना। तो लोगों में डर पैदा करने के लिए ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ये इसीलिए हुआ था। तो अचानक से मैंने कहा ना पूरा होता है, जनरल डायर क्या करता है, जनरल डायर आ गया और वो सारे सारे एग्जिट पॉइंट्स जो होते हैं उनको बंद करा देता है कि कहीं से कोई बाहर नहीं निकल सके। और फिर उसके बाद में क्या है, वो अचानक मतलब अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे आप देखोगे ना एक बहुत जलियांवाला मासकेर, जो जलियांवाला बाग मासकेर जो है वहाँ पे होता है। अब लोग मतलब घबरा जाते हैं ना, फ्यूरियस हो गए और इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब बता ना भिड़ रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो बंदूकों से मारने की कोशिश कर रही तो उनको बंदूकों को पकड़ रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है। ये सब देखने के बाद में लोगों को का अंदर हम ना भयंकर गुस्सा भर जाता है। उनको मतलब यूँ लग जाता है कि मतलब इन्होंने तो इंडियंस को कुछ समझ ही नहीं रखा है, इंडियंस को वो लोग मारने पे तुले हुए हैं, मतलब इंसानों की मतलब कुछ है ही नहीं उनको वो। तो उन्होंने क्या करा, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वगैरह सबको क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब उनको जलाना शुरू कर देते हैं, मार धाड़ शुरू कर देते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे होने लग जाती है। अब उन्होंने कहा कि अब जो ये रॉलेट सत्याग्रह वाला जो सीन था, अब ये चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए पूरा इंसिडेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लोग ऐसे बिल्कुल निहत्ते थे बेचारे, और यहाँ पे आके उन पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा, ये था हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब दूसरी चीज हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था, ठीक है, अब हम समझते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या है। खिलाफत मूवमेंट जो था वो मुस्लिम्स के थ्रू स्टार्ट किया गया एक मूवमेंट है। खिलाफत कमेटी एक बनती है। खिलाफत कमेटी में क्या होता है, एक्चुअल में स्टोरी क्या है वो आप समझिए क्या है। अब मैंने आपको बताया कि इधर जो अलाइड पार्ट्स के अंदर हमारे पास में ब्रिटेन था, रशिया है, फ्रांस है, और मैंने कहा बाद में हमारी यूएसए भी एंट्री हो जाती है। इधर की साइड हमने देखा जर्मनी है, हमने कहा ऑस्ट्रिया, ऑटोमन टर्की है। अब ध्यान रखना ऑटोमन टर्की है, तो ऑटोमन टर्की जो है यानी ऑटोमन एम्पायर वहां पे जो है रूल कर रहा है। अब आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या रहता है, जो सेंट्रल पार्ट है वो हार जाती है, हार जाती है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता है, जिसको खलीफा बोला जाता है, खलीफेट बोला जाता था, ठीक है, खलीफा जो था ना उसको हमारे इंडियन मुस्लिम्स जो थे ना वो भगवान के बराबर मानते थे, मतलब उसकी पूजा करते थे। अब क्या हुआ था, जब ये सेंट्रल पार्ट हार गई, जब सेंट्रल हार गई तो एक वहां पे ह्यूमर स्प्रेड हो जाता है कि जब ये ब्रिटिशर्स है ना, अब ये टर्की के साथ में एक हेरिस ट्रीटी साइन करेंगे और खलीफा के साथ में ना बहुत ही बुरा ये लोग बर्ताव करेंगे। ये सोच के जो है फिर उन्होंने, हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें कहा गया कि अगर आप उनके साथ में कुछ भी ऐसा कुछ गलत करते हो तो हम भी आपके खिलाफ यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। तो उनको लगा कि जब हम इंडियन मुस्लिम इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे तो वो लोग जो है उनके साथ में कुछ भी गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये जो था खिलाफत मूवमेंट जो है खलीफा से आया था, जो टर्की पे रूल करता है। तो ऑब्वियस है हारे हुए के साथ में जो जीते हुए थे वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे ही। तो ये सब चीजें इस डर की वजह से जो है यहाँ पे खिलाफत कमेटी स्टार्ट की गई थी, ठीक है, ये चीज हो गई थी। अब ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये दो ब्रदर्स थे, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब हमने यहाँ पे देखा, एक बार इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। महात्मा गांधी देन टुक अप द खिलाफत इशू बाय ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। तो मैंने आपको पूरा इशू बता दिया कि क्या इशू था। तो अब महात्मा गांधी ने जब ये बात सुनी तो उनको लगा यार ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हिंदूज और मुस्लिम दोनों को एक साथ कर सकते हैं हम। क्या, क्योंकि मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, इंडियंस जो हिंदू हैं वो ऐसे भी खिलाफ है, तो अब इन दोनों को जोड़ के हम क्या है यूनाइट कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ब्रिटिशर्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर प्रेशर पड़ेगा तो फिर वो क्या है, हमें जो है हम जो चाहते हैं वो हमें दे देंगे। अब जो है मैंने कहा कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ये डिस्कशन हमारा हो चुका है। मार्च 1919 खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। कहाँ पे फॉर्म होती है, बॉम्बे के अंदर फॉर्म होती है, 1919 के अंदर होती है। कब होती है, मार्च के अंदर, ठीक है।
In September 1920, Mahatma Gandhi convinced other leaders through the need to start a non-cooperation movement in support to खिलाफत as well as for स्वराज। अब हमने कहा कि महात्मा गांधी भी जो है 1920 सितंबर जो है, मैंने कहा हर साल जो है वो होती रहती सेशंस होते थे, तो उसके अंदर जो है हम वो महात्मा गांधी भी बोलते हैं हम भी एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना साथ दिया, फिर भी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करा, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो रॉलेट एक्ट है या जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो हमें जो है अब अगर हमें स्वराज चाहिए तो हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम साथ में जो खिलाफत कमेटी है उसका सपोर्ट साथ में लेंगे, तो मुस्लिम्स भी हमारे साथ में होंगे और इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो हमने कहा नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन वर्ड दे रखा है मूवमेंट, तो अब हम इसको देख लेते हैं आखिर ये था क्या। अब हमने कहा जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब ये था कि हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे किसी भी। आपको पता है ब्रिटिशर अगर इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे साथ के बिना वो कुछ नहीं थे, वो हर जो चीज़ जो है वहाँ से ब्रिटेन से तो लेके नहीं आ सकते थे ना। आज हमने कहा वहाँ के ब्रिटिश गुड्स हैं, उनका हमारे यहाँ पे मार्केट है, हम उन चीज़ों को खरीदते हैं इसलिए वो बना पा रहे हैं, इसलिए उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स उनके पास में जा रहे हैं, हमारे यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो यूज़ कर रहे हैं, तो बोले हम हर तरह से उनका साथ देना बंद कर देंगे। तो अब हम कहा गया इसके अंदर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस है बिना इंडिया के कॉर्पोरेशन के क्या वो स्टार्ट कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना हर चीज़ जो है ब्रिटेन से यहाँ लाना पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इंडियंस का उनको फुल कॉर्पोरेशन मिल रहा था, इसलिए तो वो सक्सेसफुल थे यहाँ पे। अगर इनका कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा तो क्या वो इतना अच्छे से स्टैंड अप हो पाते थे? नहीं। तो उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, अब उनको ये कॉर्पोरेशन देना बंद कर देंगे। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इज प्रपोज्ड इन स्टेजेस, और बोले हम इसको एक साथ लॉन्च नहीं करेंगे, हम इसको स्टेजेस में करेंगे। तो बोले इसमें क्या क्या करना है? बोले एक तो क्या है, जितने भी आपको टाइटल्स मिले हुए ना, जितने भी सर के जो टाइटल्स दिए जाते थे पहले, उनको हम सबको सरेंडर कर देंगे। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। पहली चीज़ ये कर देंगे हम लोग कि जितने भी हमें वो मिले हैं, टाइटल्स दिए गए हैं, जितने भी हमें सम्मान मिले ना, उन सबको आप लौटा दो उनको। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे कहा गया अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। जितने भी हम गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं ना, जो भी हम ब्रिटिशर्स को सर्विसेज दे रहे हैं ना, उन सब से बॉयकॉट कर दो। दूसरी चीज कि अब हम उनके साथ में काम करेंगे नहीं। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सबका बॉयकॉट कर दो। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए हम फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से सब जगह से हम हट जाते हैं, आर्मी से हट जाते हैं, पुलिस से हट जाते हैं, कोर्ट से हट जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से हट जाते हैं, स्कूल से हट जाते हैं, तो फिर वो लोग कहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज लाएंगे? तो उनको हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनका कॉर्पोरेशन देना बिल्कुल भी, उनको कॉपरेट करना ही बंद कर देते हैं हम बिल्कुल। तो फिर वो कैसे काम करेंगे? और फिर वो इनडायरेक्टली हमारे सामने, मतलब उनको आके झुकना ही पड़ेगा और हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। ठीक है, After many hurdles and campaigning between the supporters and opponents of the movement, finally in December 1920, अब कब स्टार्ट हुआ है? 1920, the non-cooperation movement was adopted। फिर कह दिया जाता है कि हाँ हम लोग अडॉप्ट करेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे हमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जो है हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, और कुछ बोल रहे हैं हमें करना चाहिए। तो उस चीज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे थे। ठीक है, और फाइनली जो है दिसंबर 1920 में एक्सेप्ट कर लिया जाता है इसको। अब हमने कहा जो आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया है, बट वो मूवमेंट जो है किस तरीके से मतलब जो है चल रहा था रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में, तो वो लोग हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग वो देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग पहली बात है जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, दोनों मतलब दोनों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत कमेटी दोनों साथ में मिल जाती है, और द नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1921 को। ठीक है, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं हमारे इंडिया के, वो सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन हर जगह अलग अलग थे ना, हर किसी का मुद्दे अलग थे। टाउन्स वाले लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने मुद्दों के लिए कर रहे थे, रूरल एरियाज में उनके मुद्दे थे कि उनको क्या चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं टाउन्स के अंदर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से क्या काम कर रहा था। ठीक है, हम देखते हैं द मिडिल क्लास स्टार्टेड द मूवमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स, हेड मास्टर्स जो है गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। लॉयर्स जो हैं क्या करते हैं, लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सब के सब जो है बॉयकॉट कर देते हैं उनका यूनिवर्सिटीज़ का और स्कूल्स का, और लॉयर्स जो हैं अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं।
अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे जाते हैं, तो इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन वर मोर ड्रामेटिक। ड्रामेटिक तो होगा ही, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब क्या है, आपने जब बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है, आप ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर आपको कहाँ से, तो यानी कि आप खुद अपनी यहाँ की जो है हमारे इंडिया की कुछ फैक्ट्रीज आप सेटअप करोगे, वहाँ पे आप खुद गुड्स वगैरह बनाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप व्हेन पीपल स्टार्टेड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स। ऑब्वियस है, हम जब उनके कपड़े वपड़े यूज़ नहीं करेंगे तो हमें तो कपड़े चाहिए, तो कहाँ से आएंगे, तो हमने कहा हमारे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बने हुए कपड़े हम यूज़ करेंगे, खादी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में हमने कहा सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत जोर शोर से स्टार्ट हुआ है लेकिन धीरे धीरे स्लो बढ़ने लग जाता। देखिए क्या, पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है। अब टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिया है, जो आर्मी वालों ने आर्मी जो है उसको छोड़ दिया है, लॉयर्स प्रैक्टिसेस छोड़ रहे हैं, तो अब वो कहाँ जॉब करने जाएंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। तो उस केस में क्या होने लगा, धीरे धीरे उनको, क्योंकि इकोनॉमिकली वो लोग उन पर डिपेंडेंट थे, तो धीरे धीरे वो लोग वापस से ज्वाइन कर लेते हैं और ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ठीक है। अब एक कारण और था, एक कारण ये था कि हमारे जो खादी क्लोथ्स थे ना वो बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि देखिए ये नेचुरल तरीके से बनाए हुए सब चीज़ें थी, हैंडलूम्स बने हुए बनाई हुई चीज़ें थी, तो ये थोड़े कॉस्टली बहुत ज़्यादा थे, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ से लेगा, फिर वो वापस से कहाँ जाएगा, जो ब्रिटिशर्स में मशीन में बने हुए बहुत सारे कपड़े होते हैं उनकी तरफ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। मैंने सब बताई दी आपको कि स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस से स्कूल्स कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, लॉयर्स वापस से कोर्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न यही है, इकोनॉमिकली जब उनको धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं यार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ों को, तो वो वापस से अपनी जॉब्स को वापस ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है वो धीरे धीरे उनका, पहले स्टार्टिंग में इकोनॉमी ठीक थी, पैसा था तब तक चल रहा था, बट जब ये बहुत लंबे टाइम तक चला तब लोगों ने कहा हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते। वो लोग वापस से गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉयर्स वगैरह ने अपने कोर्स ज्वाइन कर लिए, वापस से वो लोग उसकी तरफ घूम जाते हैं। फिर हमने कहा कंट्री साइड यानी कि जो रूरल एरियाज़ है उनमें किस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। अब हमने कहा जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, वहाँ पे पीजेंट्स जो लोग थे, हमने कहा जो ट्राइबल्स लोग थे, उनके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जोर शोर से हो रहा था। और पीजेंट्स को देखिए यही प्रॉब्लम थी कि लैंडलॉर्ड्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, या फिर हम देखेंगे जो प्लांटेशंस वगैरह हैं उनके खिलाफ थे। तो मेनली जो है ये चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो हमने कहा द पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट ताल्लुकदार्स। जो ये ताल्लुकदार्स मतलब भी जमींदार या लैंडलॉर्ड्स हुए होते हैं, और लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स, उनकी क्या थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उनकी डिमांड्स क्या थी भाई, हाई रेंट्स हैं, वैरायटी ऑफ अदर सेसेस उन पे लगाए जाते हैं, तो इनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे कि ये हमसे जो है बहुत एक्सप्लॉइटिंग फॉर्म में, ऑप्रेसिव फॉर्म में काम करवाते हैं, हम पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग मतलब ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, हम लोग डेप्थ से ऊपर नहीं आ पाते। तो उनकी एक ही डिमांड थी, हमारे इस रेवेन्यू को कम किया जाए, बेगार अबॉलिश किया जाए। बेगार क्या होती है, विदाउट पेमेंट जो वर्क होता है। हम नहीं कहते कभी बेगारी कौन करेगा भैया, बेगारी तो मतलब बिना पेमेंट के जो काम कराया जाता है ना उसको हम बेगार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की बेगारी से आप मुक्ति दिलाओ कि भाई हम क्या उनके यहाँ पे टेनेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके खेतों में काम कर रहे हैं, हमने खेती ले रखी, तो वो घरों पे भी हमसे फ्री फोकट में काम करवाते हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह की सब चीज़ों जो है अबॉलिश होनी चाहिए, और जो है ये ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड्स है ना, इनसे हमें क्या होनी चाहिए, हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हम इन सब लैंडलॉर्ड्स का बॉयकॉट करेंगे, रेवेन्यू हमारा कम होना चाहिए, बेगार का अबॉलिशन होना चाहिए, ये इनके मेन मुद्दे थे। अब हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है 1920 के अंदर एक जगह जाते हैं अवध के अंदर, ठीक है, वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या देखते हैं कि अवध के अंदर जो है वहाँ के ताल्लुकदार जो है लोगों से बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे औध किसान सभा जो है वो बनेगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अक्टूबर में कुछ लोगों के साथ में वो जो वहाँ पे जाते हैं अवध में, और वहाँ पे औध किसान सभा बनाते हैं। वहाँ पे एक बाबा रामचंद्र होते हैं, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो है वहाँ पे इस चीज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे चाहे वो ताल्लुकदार से रिलेटेड हो, चाहे वो हमने कहा कि रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो बेगारी से रिलेटेड हो, इन सारे मुद्दे के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें उठाते हैं, जो गुडहैम हिल्स जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। फिर हमने बात करी आगे
ये पीजेंट मूवमेंट, ये सब चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो हमने धोबी नाई बंद जो है एक वो चालू किया जाता है। इसके अंदर क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कि भाई जो धोबी हैं, मतलब जो वॉशरमैन्स हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो हमने कहा कि जो नाई वगैरह है वो भी अपनी सर्विसेज उनको नहीं करेंगे, तो बोले ये सब चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाएगी और हम ये सर्विसेज जो है अपर क्लास को प्रोवाइड नहीं कराएंगे। सारे मुद्दे यहाँ पे उठाए जा रहे थे। फिर उसके बाद में हमने कहा कि और फिर जो है यहाँ पे महात्मा ये जवाहरलाल नेहरू आते हैं। जवाहरलाल नेहरू आके फिर यहाँ पे एक अवध किसान सभा जो है उसका सेटअप करा जाता है। फिर ये धीरे धीरे जो है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में बन जाती है। फिर हमने कहा ये धीरे धीरे पीजेंट मूवमेंट जो है ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये लोग क्या करते हैं कि अब जो है उनके ताल्लुकदार्स के और मर्चेंट्स के घरों पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, उन बाजार्स को लूट लेते हैं। ग्रेन जो उनके पास वो होते हैं हर्ट्स जो ग्रेन हॉर्स वगैरह होते हैं उनको वो अपने उसमें कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि 1920 के अंदर एक और जगह है गुडैम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो है एक अलूरी सीताराम राजू राम का एक आदमी रहता है। वो क्या बोलता है कि मेरे अंदर बहुत सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मेरा गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और वो महात्मा गांधी का अंध भगत टाइप का था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करता था। बट उनके और महात्मा गांधी के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि अलूरी राजा सीताराम राजू बोलता था कि भाई ब्रिटिशर्स से अगर आपको फ्री होना है ना तो आप नॉन वायलेंस को छोड़ना पड़ेगा और वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, आपको वायलेंस के रास्ते पे चल के ही आप क्या है ब्रिटिशर से मुक्ति पा सकते हो। तो यहाँ पे भी वो जो है लोगों के मतलब लोगों को सपोर्ट करता था, ठीक है। ये सब चीजें वो लोग बताता। तो ये कहाँ पे था, गुड्डैम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर था और नाम क्या था, अलूरी सीताराम, ठीक है। ये सब चीजें तो मतलब इस तरीके से लोग जो है एक ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था। अब जो है गुरिल्ला क्या होता है, जो छुप छुप के वार करने का जो तरीका होता है ना उसको हम बोलते हैं गुरिल्ला मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह के सारे मूवमेंट नॉन कॉपरेशन के बाद में स्टार्ट होने लगे हैं। इसी तरह प्लांटेशन वाले जो लोग हैं उन लोगों में भी जब ये बात फैली कि महात्मा गांधी इस तरह का एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जो आसाम के अंदर टी जो गार्डन्स में काम करने वाले जो प्लांटर्स जो मजदूर थे वहाँ के, उन लोगों ने भी क्या करना स्टार्ट किया, जो है उन्होंने कहा हम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि हम लोग जो है इस यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम अपने घर जाएंगे। फिर वहाँ पे क्या होता है, एक जो है 1859 के अंदर एक एक्ट पास होता है जिसको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके अंदर क्या कहा जाता है, प्लांटेशन वर्कर जो है अपनी मर्जी से कभी भी टी गार्डन्स को छोड़कर नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या करा, इस एक्ट को जो है उन्होंने ताक में रख दिया और उनका हम भी, अब महात्मा गांधी इतना बड़ा वो स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी क्या करेंगे इसके अंदर सपोर्ट करेंगे और हम भी इनको कॉपरेट नहीं करेंगे यहाँ से, और वो टी गार्डन्स छोड़ के चले जाते हैं। जोश जोश में वो भी इस तरीके से जाते हैं। फिर उन्होंने जब नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट की बात सुनते हैं तो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांटेशन को छोड़कर अपने घरों की तरफ मूव कर जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उनको अपने घर पहुंचने से पहले ही जो है ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं और उनको वहाँ ले जाया जाता है और उनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई है। अब हमने कहा कि एक जो है जो है अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी क्या होता है कि महात्मा गांधी ने साफ कहा था कि हम नॉन वायलेंटिक फॉर्म में करेंगे, लेकिन कई जगहों पे वायलेंस होने लगती है, इसलिए महात्मा गांधी जो है इसको कॉल ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं अब आगे की तरफ। फरवरी 1922 के अंदर क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको विड्रॉन कर दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी फेल्ट दैट इट वाज टर्निंग वायलेंट, सम ऑफ द लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट। अब ये यहाँ तक हो गया क्योंकि वो वायलेंट होता जा रहा था। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर के अंदर, ठीक है, गोरखपुर के अंदर होता है। वहाँ पे क्या पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के वो लोग वहाँ पे आग वाग लगा देते हैं और ये देख के गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब जो है कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उसमें क्या है, कुछ लीडर्स तो कहते हैं हमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज को में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि हमें प्रोविंशियल काउंसिल को बॉयकॉट करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे जो युवा नेता थे उस टाइम के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, एक स्वराज पार्टी बनाते हैं जिसके अंदर कौन है, CAR दास है, चितरंजन दास
है और दूसरा मोतीलाल नेहरू है, ठीक है। ये सारे सारे लीडर्स चाहते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें इन प्रोविंशियल जो ये हो रही थी ना, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले तो क्या बोलते हैं, हमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। अब इसके अंदर है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी और कब करी थी, तो हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर 1920s इंडियन पॉलिटिक्स आज अगेंस्ट शेप्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। अब आगे हमारा जो है इस टाइम में पॉलिटिक्स जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रखा था, ठीक है। हमने हमारे चैप्टर फर्स्ट में भी जो यूरोप वाला जो चैप्टर है उसमें भी हमने ये चीज़ें पढ़ी है कि 1929 से इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है इसका सब जगह इम्पैक्ट हमें 1923 से स्टार्ट हो गया था, तो इसका सब जगह मतलब पूरे वर्ल्ड में ही इसका हमें देखने, जब सोचो यूएसए जैसी कंट्री जो एक टाइम में सबसे बड़ी जो है क्रेडिटर था, वो जो है डेप्ट में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसी सिचुएशन थी। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइजेस। अब जो है हर चीज़ के दाम बहुत कम हो रहे थे, तो अब इन सब चीज़ों को मुद्दा बना के जो है अब हमारी आगे पॉलिटिक्स बढ़ने वाली थी। अब हमने बहुत सारी चीज़ें उठाई कि हमें जो है आप बहुत सारी चीज़ें करो, हमारे लिए अच्छा करो, बहुत सारे करो। हम आवाज़ें पे आवाज़ें उठाए जा रहे हैं, पेटिशंस लगा रहे हैं, हम जो है रैलीज निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हमने एक बात आपको कही थी, जब रॉलेट एक्ट आया था, जब सब वो सत्याग्रह वगैरह हुए थे जब 1919 में अंदर हम जो है हमारे पास में जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कही गई थी हमें कि आपको जो है ड्यूअल जो है डायर की आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी, स्टेट लेवल पे भी आपकी गवर्नमेंट बनेगी, सब चीज़ें वहाँ पे होने की बात कही गई थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर जब ये सब चीज़ें होने लगी है तो 1927 में जो है वहाँ पे एक साइमन कमीशन बनता है, ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया आता है, जो यहाँ पे सब चीज़ें देखने आया था कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमने, क्या इंडिया इस लायक है, क्या डायरेक्ट की यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा सकती है, पॉलिटिकल जो हम चेंजेस चाहते हैं क्या कर सकते हैं। उन्होंने क्या है, साइमन कमीशन ने फिर जो है नेगेटिव रिपोर्ट दी। उन्होंने क्या कहा, इंडिया इस लायक है ही नहीं कि आप इस तरह के सारे जो आप इनोवेशन यहाँ पे चाहते हो ना आप करो। तो वो ऐसा बोला, इंडिया है ही नहीं। जब इस तरह की सब चीज़ें देखी ना, तो उन लोगों ने इसका स्वागत कैसे किया, गो बैक साइमन। उन्होंने कहा ये साइमन तुम वापस जाओ। क्यों? क्योंकि अब ऐसी चीज बनाई गई जो इंडिया के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन उसके जो पूरा का पूरा पैनल था ना, उसमें एक भी इंडियन नहीं था। अब जो इंडियन है ही नहीं उसमें, तो कौन बताएगा आपको कि क्या चीजें हैं या क्या नहीं है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा मतलब इसका मतलब होता है, इसको बहुत वो किया जाता है, इसके नारे लगाए जाते हैं इसके खिलाफ बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर दिसंबर 1929 में क्या होता है, एक लाहौर कांग्रेस सेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, एक फिर साफ कह दिया जाता है, ना तो अब हमें आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करो, ना हमें जो है हमारे नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज करवाने हैं, ना हमें कुछ चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। अब हमें जो है आज़ादी ही चाहिए, अब हमें आपके अंडर में रह के कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कहाँ पे, लाहौर सेशन के अंदर, जहाँ पे बोला गया पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स से। अब हम नहीं चाहते कि आप हमें डोमेन स्टेटस दो, बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप पूर्ण स्वराज ही दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को वो लोग इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करने की बात करते हैं कि हम लोग अब 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे बना देंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब हमने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। अब इसमें साइमन कमीशन जैसी चीज़ें आ गई है, हमारे मतलब जो कई सारे हमसे वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं हुए थे। तो गांधी जी ने सोचा अब हमें नया मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो 31 जनवरी 1930 को जो है एक जो हमारे वहाँ के उस टाइम के जो बोलते हैं ना, उस टाइम के जो वॉइसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो उनको 11 डिमांड्स भेजते हैं, ठीक है। एक लेटर लिखा जाता है, उसमें 11 डिमांड्स रखी जाती है महात्मा गांधी की तरफ से, जिसमें से कुछ मोस्ट चीज़ें थी। अब एक चीज़ आप विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम में जो नमक हमारे यहाँ पे ऐसे फ्री में ही बनाया जा सकता था, उसके ऊपर भी उस टाइम में टैक्स लगा करता था, ठीक है। और हम अपनी मर्जी से हम लोग अपनी मर्जी से नमक नहीं बना सकते थे, केवल ब्रिटिश कंपनीज जो थी वो ही जो है नमक बनाएगी, फिर वो उनके थ्रू नमक हमारे पास में आएगा। तो उन्होंने जब डिमांड रखी तो उसमें से एक यही था कि सॉल्ट टैक्स को आप अबॉलिश करो। अमंग द डिमांड्स द मोस्ट टेयरिंग, तो ये पहले डेट याद रखनी है हमें, ठीक है। जो है 31 जनवरी 1930 को 11 मतलब उनको 11 डिमांड्स रखी जाती है। उनमें उन्होंने साफ कहा था कि जो है अबॉलिश, आपको सॉल्ट टैक्स अबॉलिश करना है, क्योंकि ये जो है रिच और पुअर हर आदमी कंज्यूम करता है, कि ऐसा नहीं कि केवल गरीब अमीर आदमी नमक खाता है, गरीब नहीं खाता।
लेकिन ये ऐसी चीज थी जो सबको सब जो है मतलब बातें रखी गई थी, 11 ऐसी डिमांड्स रखी गई थी जो वहाँ पे आपको फुलफिल करनी है। तो उसमें से नमक टैक्स जो था या सॉल्ट टैक्स था वो भी एक था। उन्होंने एक उनको दे दी डेडलाइन कि 11 मार्च तक अगर आपने मान ली तो ठीक है, नहीं माननी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन और इरविन ने सोचा ऐसा थोड़ी हो सकता है, उन्होंने हल्के में ले लिया बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में जब 11 मार्च तक उनकी ये सारी पूरी नहीं होती है मांगे, तो फिर उसके बाद में क्या है, महात्मा गांधी जो है दांडी मार्च में निकलते हैं। ठीक है, अपने साथ 78 लोगों को लेकर 240 जो किलोमीटर की जो 240 माइल्स की जो डिस्टेंस थी उसको वो कवर करते हैं। डेली वो लोग जो है 24 जो है वो मतलब हम लोग बात करते हैं कि डेली वो 10 जो है माइल वहाँ पे चला करते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर महात्मा गांधी जो है 78 अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ में निकलते हैं। 240 माइल्स की उनकी डिस्टेंस होती है। साबरमती से लेकर वो कहाँ पे जाते हैं, गुजराती कोस्टल टाउन दांडी तक जाएंगे। फिर वो वहाँ कब पहुंचे, 6 अप्रैल के दिन वहाँ पहुंचे दांडी में। और फिर वो जो है पूरे तरीके से उनका जो कानून था ना कि कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता है, उसको वो पूरे जोर शोर से तोड़ा जाता है वहाँ पे, और खुद अपने हाथों से जो है इलीगल तरीके से वो नमक बनाते हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो है लॉर्ड इरविन को बोला गया आप हमारे 11 मांगो मान लो, बट उनकी ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर 11 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से निकलकर दांडी तक जाते हैं। 240 माइल्स की दूरी होती है। 6 अप्रैल को वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाके नमक बना के जो है वहां का कानून तोड़ देते हैं नमक का। तो मतलब सिविल डिसोबीडियंस में यही था कि इतने दिन हमने कहा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अब हम तुम्हारे बनाए हुए कानूनों को भी तोड़ेंगे, अब नहीं मानोगे तो इससे आगे भी हम जाएंगे। ठीक है, अब ये नमक को ही इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गांधी जी ने, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो रिच एंड पुअर सब आदमी यूज करते थे, इसलिए उन्होंने इसको सिंबल बनाया था। ये खबर सब जगह पहुंच गई, पूरे मतलब इंडिया के अंदर स्प्रेड हो गई कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने क्या करा, इस तरीके से नमक बनाया था। फिर अब जो है इस चीज का जो है अब लोगों ने सब तरफ जो है ये नमक बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। फॉरेन गुड्स को भी पहले की तरह जो है बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा फॉरेन क्लोथ्स को उन्होंने पूरी तरह से बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पहली चीज कि बोले अब हम तुम्हारा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कपड़े यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा उनको कहा कि अब तुम्हें हम रेवेन्यू नहीं देंगे। तीसरी चीज़ क्या बोली गई कि फॉरेस्ट लॉ जो है अब तोड़े जाएंगे, जो तुमने अलग अलग रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वगैरह बनाए ना, हमें एंट्री नहीं देते थे, अब हम हमारी मर्जी से जाएंगे। फिर क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस को देखते हुए अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान और उनको महात्मा गांधी को उनको जो है मतलब अब्दुल गफ्फार खान जो बहुत हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये सारी सारी चीज़ें देखने के बाद में क्या हो गए, तो उनको यूँ लगने लग गया कि नहीं यार, ब्रिटिशर्स हमें जो है डोमिनेट करने की जरूरत कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा हॉरिफिक हम लोग देखते ना, तो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। अब जो है महात्मा गांधी फिर से कह देते हैं कि इसको कॉल ऑफ करो मूवमेंट को। आप लोग भी सोचेंगे कभी स्टार्ट करते हैं, कभी कॉल ऑफ करते हैं, फिर नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कॉल ऑफ करते हैं। ठीक है, अब क्या है, एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ इरविन ऑन मार्च 5, 1931, गांधी इरविन पैक्ट। फिर जो है 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट साइन होता है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट वो साइन होता है। फिर में क्या होता है, देखो स्टोरी क्या है कि यहाँ पे क्या है 30 से जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है। जो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते क्योंकि उनकी 11 डिमांड्स नहीं मानी जाती है। तो फिर वहाँ पे जाके इरविन को लगता है यार, हम तो जिनके बारे में डिस्कशन करना था वो लोग तो आए नहीं। तो उन्होंने गांधी जी को मनाने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने सोचा कुछ सब चीज़ें हल्की फुल्की है, गांधी जी कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, बट उसके बाद में जब वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं तो फिर इरविन को लगता नहीं कुछ सेंसिटिव मुद्दा है। फिर वो गांधी जी के साथ में बैठते हैं और एक जो है डिस्कशन होता है और वो एक गांधी इरविन पैक्ट पे साइन होता है जो मार्च 5, 1931 को साइन किया जाता है। उसमें जो है उन्होंने बोलते हैं कि आपको क्या है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है। ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं हाँ, आप जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ना आपके पास में, उन सबको आप फ्री कर दो, फिर मैं आऊँगा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम कर देंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है गांधी जी बोलते हैं ठीक है हम आएंगे और इसको मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। फिर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन के अंदर।
हाँ ठीक है, फिर वहाँ पे सेकंड में फिर जाते हैं, मतलब फर्स्ट में गए नहीं, सेकंड में गए, सेकंड में गए तो वहाँ से वो जो है कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल उनको तोड़ के रख देती है। उन्होंने बोला हमारे तो किसी मुद्दे पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाते हैं वो, और वो वापस से इसको शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तो देखिए पहले वाला जोश था वो इस बार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अब ये जो है सिविल डिसोबीडियंस थोड़ा ठंडा हो जाता है, और वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी नहीं जाते हैं। लेकिन 1934 में तो पूरी तरीके से ये अपना मोमेंटम खो देता है, ठीक है। तो जब हम पूरे उससे फोर्स से स्टार्ट करते हैं ना कोई चीज़, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को आते हैं। फिर हम एक बार उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, फिर से हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो उतना मोमेंटम उसमें नहीं रहता है। तो अब हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, खिलाफत मूवमेंट पढ़ लिया हमने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ लिया हमने, हम जो है अब वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले थे कि ये जो मूवमेंट्स जो हो रहे हैं उनको सब किस किस नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मतलब मैंने कहा रिच लोग हों, चाहे वो पुअर लोग हो, किस तरीके से उनको देख रहे हैं, बिजनेसमैन थे वो किस तरीके से देख रहे हैं, वो हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। जो पट्टीदार्स थे गुजरात के, पट्टीदार्स मीन्स भी वही जो रिच क्लास थी ना, लैंडलॉर्ड्स टाइप की, द पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ यूपी वर एक्टिव इन द मूवमेंट। इसमें वो ये लोग अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है, पूरे एंथुसियाज्म के साथ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब 1931 में कॉल ऑफ कर देते हैं महात्मा गांधी, तब उनको बहुत दुख लगता है। उनको लगता है नहीं, हमें इसको ना स्टार्ट ही रहने देना चाहिए, कि अभी आप इसको बंद मत करो। लेकिन जब गांधी जी इसको कॉल ऑफ कर देते हैं, फिर जब वो वापस से रीस्टार्ट करते हैं 1932 में, फिर ये लोग बिल्कुल मतलब बोलते हैं कि आपका तो कल को फिर आपकी तो मर्जी हो कि आप फिर से इसको बंद कर दोगे। तो उन्होंने बोला हम ऐसे मूवमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, और वो लोग क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अब लेकिन ये है कि जो पीजेंट्स है, स्मॉल पीजेंट्स है, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं थे। वो तो देखिए ब्रिटिशर्स से भी पिट रहे हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे भी पिट रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो है कम्युनिस्ट जो थे या सोशलिस्ट जो रेडिकल मूवमेंट्स जो स्टार्ट थे, उसमें छोटे मोटे पीजेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिजनेसमैन जो थे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसके अंदर, ठीक है। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में सेटअप होती है। ये कौन सी? द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI जो थी, इसके अंदर जो है ये दोनों बनती है, ठीक है। ये 1927 में बनी। अब जो है द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जो हमने कहा जब ये फेडरेशन वगैरह बनती है, तो उनको लगता है यार ये ब्रिटिशर्स तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हर जगह, जो है हम लोग हमारा लोकल को स्टार्टअप करना चाहते तो वो हमें नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या, जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने चीज़ें देखी, जब ये फर्स्ट लॉन्च हुआ सबने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट होता है तब इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब जो है 1932 में तो बस मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पे अपर क्लास जो थी स्टार्टिंग में करती है, लेकिन लास्ट में पीजेंट्स करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में बिजनेसमैन से करा, फिर बाद में यहाँ पे वर्कर्स वगैरह ने करा। तो मतलब एक बार जब फुल उससे स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम में सबने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, लेकिन जब सेकेंड टाइम में उसको रीस्टार्ट किया गया तब किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि जो बहुत मतलब इसका सक्सेसफुल हमें जो रूप देखने को मिल रहा था ना, कि इसमें क्या था, लार्ज स्केल पे जो है वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसलिए भी हुआ था, देखिए स्टार्टिंग में देखिए सबने किया था, हाई क्लास ने भी किया था, फिर हमने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर रहे थे, और वुमेन्स ने भी किया था। लेकिन जो है वुमेन्स की तरफ वो ना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे, उनके मुद्दों को वहाँ पे उठाया ही नहीं जा रहा था, उनको कोई अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में दी नहीं जा रही थी। तो ये सब चीज़ें फिर उनकी तरफ से भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है कि जब हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग फिर इतना पार्टिसिपेट क्यों करें, ठीक है। अब द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब आपको पता है जब हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है, उस टाइम में जो हमारे दलित लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आपको जो है स्पेशल जो इलेक्ट्रोड्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो अनटचेबल्स थे, दलित्स थे, वो लोग सब वो इसमें नहीं थे, कि उनको तो पता था ब्रिटिशर्स उनको अच्छा खासा दे रहे हैं तो हम लोग उनकी तरफ हो जाते हैं, तो उन्होंने इतना पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया। तो इन लोगों ने नहीं किया, एक ग्रुप अलग थलग हो गया था, इसकी वजह से भी ये ज़्यादा नहीं हो पाया था, सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये हमने कहा दलित एड्रेस्ड एज अनटचेबल्स वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, वो नहीं चाहते थे स्वराज आए, उनको पता था स्वराज आए तो अपर क्लास डोमिनेट करेगी, हमें कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगी। फिर गांधी जी ने उनको एक हरिजन वर्ड यूज़ किया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
तो विदाउट हुम स्वराज कुड नॉट बी अचीव्ड। उन्होंने कहा गांधी जी ने कि इन लोगों के बिना जो है हम स्वराज नहीं ला सकते, एक ग्रुप भी अगर हमसे अलग हो जाता है ना तो हम लोग जो है स्वराज नहीं ला सकते। फिर उन्होंने गांधी जी ने क्या किया था, एक उनके लिए भी एक सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया था अनटचेबल्स के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम अलग नहीं रख सकते हैं, वो तो हरिजन्स है, वो तो भगवान के बच्चे हैं, तो हम उनको कैसे अनटचेबल मान सकते हैं। फिर उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा कि पॉलिटिकल सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करी प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। अब उन्होंने कहा दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशंस वगैरह चाहिए। तो पहले स्टार्टिंग में जो है कांग्रेस इसके लिए मना कर दी थी, वो बोलती इस तरीके से तो क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है वो बट जाएगी। लेकिन भीमराव अंबेडकर फिर बाद में जो है जो एक दलित्स की जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कब करते हैं वो 1930 में। फिर वो महात्मा गांधी के साथ में उनके क्लैश होते हैं और महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। लेकिन ये तीनों जो है मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में वहाँ पे जाते हैं। और उनकी एक ही डिमांड थी, क्या थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमें, किसके लिए, दलित्स के लिए। बोले दलित्स के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 में, जिसके अंदर जो जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस होती है, जिन्हें हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, जिन्हें हम दलित्स कहते हैं, उनके लिए प्रोविंशियल और जो है सेंट्रल लेवल पे जो क्या करी गई थी, उनकी रिजर्व सीटें रखी गई थी। अब वो ये तो जो चाहते थे उनको मिल रहे थे, तो वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, जब ये चीजें हो गई तो मुस्लिम्स को भी लगने लगा कि यार हम लोग क्यों नहीं, मतलब हमें भी तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए। इस तरीके से क्या हमारी कंट्री जो है बंटने लगी थी, दलित्स को रिजर्वेशन की तरफ बात होने लगी, फिर मुस्लिम्स ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करने स्टार्ट करी है। ठीक है, अब हमने कहा अब जो ये इस तरीके की चीजें होने लगी तो वो लोग भी क्या होने लग गए, इनसे कांग्रेस से अलग हो गए, जिससे उनके रिश्ते जो हैं धीरे धीरे खराब होने लगे। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि जब रिजर्वेशन वाली बात आई थी ना, दलित्स और उन्होंने भी अपना कॉपरेशन हटा दिया था। अब यहाँ से मुस्लिम्स भी कॉपरेशन हटा देंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, जब यूनिटी नहीं रहेगी तो आप किस तरीके से एक अच्छा मतलब कह सकते हैं कैसा एक मूवमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम्स के लिए अलग मानने लग गए कि हमारे लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, हमें भी रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, सेंट्रल असेंबली में मिलनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए, कि भाई जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट हमें मिलने ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है कि भाई एक 1928 के अंदर जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे रखी जाती है, जिसके अंदर जो है मतलब मैंने कहा ना कांग्रेस लीडर्स तो अपोज कर रहे थे इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर आपको पता है कि इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा, दलित्स को आपने अलग कर दिया, मुस्लिम्स को अलग कर दोगे, तो फिर उसके बाद में इंडिया तो बट गया ना। तो फिर किस तरीके से, और ये ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा था, ब्रिटिशर्स तो चाहते ही यही थे कि फूट डालो और राज करो वाली नीति करना चाह रहे थे। इसकी वजह से क्या हो रहे थे, वो इसको अपोज कर रहे थे। जो इसमें अंदर हमने कहा 1928 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, वहाँ पे MR जो जयाकर हैं, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो इसको मतलब पूरी तरीके से मतलब अपोज करते हैं और किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं होते। अब हमने कहा सब चीज़ें हो रही है, मतलब मैंने कहा कि अब खिलाफत मूवमेंट आया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, दलित जो है उनके लिए डिप्रेस क्लासेस के लिए जो है रिजर्वेशंस आया, मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन आया। फिर किस तरीके से ये यूनिटी बनी, किस तरीके से हम लोग जो है उसकी तरफ गए, हम आज़ादी की तरफ कैसे गए, तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। उन्होंने कहा कि जब हमें यूँ लगेगा ना हम एक नेशन के हैं, अगर आप इस तरीके से क्या है, हम जब भी हमारी एक आइडेंटिटी बताएंगे हम इंडियन के रूप में बताएंगे, हम थोड़ी कहेंगे हिंदू है, कोई भी बाहर कंट्री का हमसे कोई पूछने आता है हम ऐसे थोड़ी कहते हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ है, हम कहते हैं हम इंडियन है। तो ये कहा नेशनलिज्म की फीलिंग जब भी स्प्रेड हो सकती है जब आपके अंदर ये फीलिंग हो कि हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन फॉर अब लोगों के अंदर ये चीज़ें जगानी थी, वो रोमांटिसिज्म वाला सीन पूरा का पूरा। हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऐसी पोएम्स लिख रहे थे, ऐसे हमारे यहाँ पे फोक लोर्स लिखी जा रही थी, जो मतलब हमारी पुरानी जो है ना गाँव से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं, जो हमने कहा फेरी टेल्स हैं, उनके सब जगह से क्या है लोगों के अंदर ये चीज़ें मतलब वो करी जा रही थी, ताकि लोगों में ये एक चीज़ आए कि हाँ हम इंडिया एक हमारा नेशन है, हम उसके निवासी हैं, हमें एक नेशन चाहिए, अब हम किसी के गुलाम नहीं रह सकते। तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या है इस तरीके से करी थी।
तो 20th सेंचुरी आते आते क्या होने लगा कि विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। अब भारत माता की इमेज, भारत माता देखिए एक्चुअल में क्या भारत माता जैसी कोई चीज़ है क्या? नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन है, हमने उनको भगवान मान लिया कि भारत माता हमने उनको प्रेजेंट करी है। तो फिर उसके बाद में क्या, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो एक इमेज जो है वो करते हैं, फिर उसके बाद में वो एक वंदे मातरम जो है वो हिम लिखते हैं, जिसके अंदर वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके अंदर, जिसमें हमने कहा आनंद मठ से लिया गया है। तो वो किसने लिखा है? वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बहुत सारे जो राइटर्स थे उन्होंने भारत माता की पिक्चर बनाई है, अमरेंद्र जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने बनाई थी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। हाँ ये रहे अबिंद्रनाथ टैगोर हैं, ये रहे, इन्होंने जो है भारत माता की बहुत फेमस पिक्चर बनाई थी, ठीक है। और कैसी थी? बिल्कुल सन्यासी रूप में, जो है ना जिसको देखते बिल्कुल काम सा, मतलब शांत रूप हमें देखने को मिलता है, वैसी थी वो बिल्कुल, ठीक है। बहुत काम थी, कंपोज थी, डिवाइन थी, स्पिरिचुअल थी, मतलब उनकी आप छवि को देखो ना तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी। अब 19th सेंचुरी आते आते क्या है, फोक टेल्स लिखी गई, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई इसके अंदर। उन्होंने अलग अलग जगह गांव-गांव में घूम रहे थे, लोगों को कहानी सुना रहे थे कि हमें किस तरह से हमें नेशन बनाना है, हमें किस तरीके से हमारे जो है जो एक बोलते हैं फ्लैग बनाने की तैयारी करी गई, ताकि लोगों में यूनिटी आ सके, सबको यूँ लगे एक हमारा नेशनल फ्लैग है, एक हमारा राष्ट्रीय गीत है, एक हमारा राष्ट्रगान है। मतलब ये सब चीज़ें लोगों में यूँ करनी थी कि एक इंडिया का है, ये सब चीज़ें इंडिया का है, सब चीज़ें, तो सभी लोग उससे जो कनेक्ट हो जाएंगे। अब तिरंगा जो है वो किसी एक आदमी का नहीं है ना, पूरे इंडिया का है, तब भी तिरंगा लहराया जाता है, सभी खड़े होते हैं ना। तो उसी तरीके से यही चीज़ उनमें वहाँ पे जो है लोगों में जो है वो करने की कोशिश की गई, ताकि लोग ये समझ पाए, ठीक है। उसके बाद में जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया बंगाल में, वहाँ पे एक ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था, रेड ग्रीन एंड येलो कलर का, ठीक है। फिर उसके बाद में उस पर 8 लोटस थे, जो हमारे उस टाइम के 8 प्रोविंसेस थी ना, उनको दिखाते हैं ये। फिर उसके बाद में हमने कहा क्रिसेंट मून यानी मुस्लिम से हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शा रहे थे ये, ठीक है। ये किसने बनाया था? ये बनाया था 1921 में, गांधी जी ने डिजाइन किया था स्वराज फ्लैग, ठीक है। ये वाला जो फ्लैग है ना 8 लोटस वाला, ये किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और इसमें रेड ग्रीन और व्हाइट कलर था। सॉरी, ये वाला जो है ना जो गांधी जी ने किया उसमें तो स्पिनिंग व्हील आएगा, जो वो सेल्फ हेल्प की बात करते हैं तो उन्होंने तो स्पिनिंग वाला था, और 8 लोटस वाला जो है हमारे स्टार्टिंग में करा गया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो गांधी जी वाला जो था रेड ग्रीन एंड व्हाइट कलर का था, 1921 में बनाया था उन्होंने। उसके अंदर हम लोग देखेंगे स्पिनिंग व्हील है इसमें, जो बताता है कि हमें सेल्फ हेल्प की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहकर हमें खुद को काम करना चाहिए। तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की बहुत सुंदर एक डिवाइन जो है वो बनाई थी, जो एक इमेज बनाई थी। बहुत सारे वहाँ पे जो है हमारे जो नेशनल फ्लैग्स बनाए जा रहे थे उस टाइम में। तो एक स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में एक फ्लैग बनाया गया था रेड ग्रीन एंड येलो, और जो गांधी जी ने बनाया था उसमें रेड ग्रीन एंड व्हाइट है, और इसके अंदर 8 लोटस बने हुए, एक रिसेंट वून बना हुआ है, गांधी जी वाले में स्पिनिंग व्हील बना हुआ है। तो मतलब ये सब चीजें क्यों की जा रही थी? ताकि लोग जो है कनेक्ट हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी उनके बीच में आए, तो ये कोशिश की जा रही थी यहाँ पे, और नेशनलिज्म स्प्रेड किया जा रहा था, ठीक है। अब कंक्लूड कर देते हैं, हम हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी आते आते लोगों में, हर एक क्लास में, सब लोगों में एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। मैंने कहा लाहौर सेशन के बाद में तो पूर्ण स्वराज जो है बहुत ज़्यादा मतलब उभर के सामने चीज़ें आ रही थी। अब जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि हमें नेशनलिज्म जो है हमारे लोगों के अंदर स्प्रेड हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके मतलब ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर नेशनलिज्म वाली जो वॉइस थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उठाया था। वहाँ पे लोगों के हर एक इंडिविजुअल के अंदर वो एक भावना जगाने की कोशिश करी थी कि हम जो है इंडियन हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी की कॉलोनी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में पूरा पूरा जो है नेशनल मूवमेंट जो है स्प्रेड हुआ था। हमने पूरा चैप्टर हमारा देख लिया है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंटिंग जो ये स्ट्रेंड्स थे, चाहे वो वहाँ पे हो, क्या नाम है, कंट्री साइड में हो, चाहे वो टाउन्स में हो, सब जगह जो है ये है। तो हमें देखना है इफेक्ट्स ऑफ वॉर क्या रहे, वो हमें देखने हैं। तो हमारा हमने आज चैप्टर में पूरी यही चीज़ें पढ़ी है कि नेशनलिज्म के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरीके से स्प्रेड हुआ इंडिया में, किस तरह के चेंजेस आए थे नेशनलिज्म की टूवर्ड्स, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट कौन कौन से रहे। फिर हमने कहा सिविल डिसोबीडियंस क्या रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके किस तरीके से हमारे यहाँ पे रहा। फिर हमने कहा पीपल ने किस तरीके से अलग अलग तरीके से वो लोग कर रहे थे, साइमन कमीशन क्या था, ये सारी चीज़ें हमने हमारे इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।